चोल प्रशासन के स्वरूप में इसको स्पष्ट कीजिए। चोलों के अधीन राज्य का स्वरूप निर्धारण स्वयं में भी विवादास्पद मुद्दा रहा। परंपरागत इतिहास लेखन में इसे एक केंद्रीकृत राज्य संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसकी तुलना विजेंटियन साम्राज्य से की गई, जिसमें ऊपरी स्तर पर केंद्रीकरण को बनाए रखा गया, किंतु निचले स्तर पर उसने स्थानीय स्वायत्तता को स्वीकृति प्रदान की। 20वीं सदी के 8वें दशक तक चोलों के संबंध में यही मान्यता कायम रही थी, किंतु अंतिम 2 दशक में इस विचार को चुनौती मिली। 1980 में बर्टेनस्टीन महोदय ने चोल राज्य के अध्ययन में खंडित राज्य की अवधारणा रखी, केंद्रीकरण की अवधारणा को चुनौती दी। स्टीन महोदय ने यह अवधारणा साउथ हॉल से ली गई थी। साउथ हॉल ने इस अवधारणा का उपयोग अफ्रीका के अलूरी समाज के अध्ययन में किया है। स्टीन महोदय ने इसका उपयोग चोल समाज के अध्ययन में किया। खंडित राज्य की अवधारणा में अनुष्ठानिक प्रधान तथा वास्तविक प्रधान के बीच अंतर होता है। स्टीन महोदय के अनुसार चोल शासक अनुष्ठानिक प्रधान तो थे, किंतु वास्तविक प्रधान नहीं। उनके अनुसार निचले एवं दूरवर्ती क्षेत्र पर चोल शासकों का नौकरशाही के माध्यम से नियंत्रण नहीं था, अपितु वे धर्म एवं अनुष्ठान के माध्यम से उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। चोलों ने अपनी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित कराएं, फिर अपने प्रभाव के विस्तार के लिए धार्मिक मुखियाओं का भी सहारा लिया। स्टीन महोदय के विचार में चोल साम्राज्य को ठोस वित्तीय आधार प्राप्त नहीं था। इसके अधीन नाडु एक स्वायत्त इकाई थी, जिस पर चोल नौकरशाही का नियंत्रण नहीं होता, वरन इस पर ब्राह्मणों एवं बेल्लारों के गठबंधन का वर्चस्व था। यही वजह है कि वित्तीय संसाधन पर चोल शासकों का कमजोर नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त स्टीन महोदय के विचार में चोलों के पास कोई संगठित सेना नहीं थी, वरन वे भाड़े के सैनिक की सहायता से अपने सैनिक अभियान का कार्य करते थे। किंतु सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि खंडित राज्य की अवधारणा चोल राज्य के स्वरूप को वास्तविक व्याख्या नहीं करते ही, किंतु निम्नलिखित बिंदुओं पर इस अवधारणा की कमियां स्पष्ट होती हैं। प्रथमतः बर्टेनस्टीन ने इस अवधारणा को संपूर्ण चोल काल में लागू किया, तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या यह पद्धति लगभग 400 वर्षों तक अपरिवर्तित रूप में चलती रही? ऐसा संभव नहीं है। दूसरे राजाओं के द्वारा राजकीय प्रभाव की वृद्धि के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में अग्रहार एवं ब्रह्मदेव के माध्यम से ब्राह्मणों को स्थापित किया गया, अर्थात ब्राह्मण बेल्लारों के प्रभाव को कम करने के लिए भेजे गए थे, जबकि बर्टेनस्टीन महोदय ब्राह्मण वेल्लार गठबंधन की बात करते थे, जो तार्किक नहीं लगता है। तीसरे, यह सही है कि नाडु एक स्वायत्त इकाई रही थी, किंतु यह भी सत्य है कि राज्य अपनी शक्ति एवं नियंत्रण को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहा था। इसलिए राज्य के द्वारा नाडु के ऊपर एक वलनाडु नामक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया, ताकि नाडु के प्रभाव को सीमित किया जा सके। साथ ही राज्य वलनाडु, ब्रह्मदेव एवं नगरम के माध्यम से निरंतर अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयत्नशील था। अंत में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के द्वारा वित्तीय सुधार के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे थे। कम से कम 2 चोल शासकों के अधीन राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम भूमि की माप कराई गई और फिर भू राजस्व का निर्धारण हुआ। उसी प्रकार चोल शासकों ने विदेश व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए चीन में व्यापारिक दूत मंडल भेजे। इस प्रकार खंडित राज्य की अवधारणा चोलकालीन प्रशासन के अध्ययन में तार्किक नहीं प्रतीत होती है। फिर चोल राज्य के अध्ययन में सामंतवादी मॉडल को भी अपनाया गया। इस मॉडल के तहत एक सशक्त कुलीन वर्ग और बिचौलिए तथा कृषक शोषक की उपस्थिति की बात की गई है। अब जहाँ तक चोल राज्य के स्वरूप निर्धारण की बात है, तो
बहस भी जारी है, किंतु एक बात निश्चित हो गई है कि चोल राज्य वैसे संगठित एवं केंद्रीकृत भी नहीं थे जैसे कि परंपरागत इतिहास लेखक स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, और ना ही चोल शासकों की शक्ति उतनी सीमित थी जितना कि बर्टेनस्टीन महोदय सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम चोल प्रशासन की संरचना पर अवलोकन करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाते हैं। प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। राजा के कार्यों में सहायता के लिए परामर्शदाता होता था। चोल अभिलेखों परामर्शदाता के रूप में ब्राह्मण, पुरोहित और राजगुरु का जिक्र मिलता है। चोलों के अधीन एक बड़ी नौकरशाही थी। इसकी सूचना चोल अभिलेखों से मिलती है। राजराज प्रथम के काल में अनेक अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। चोलों के अधीन उच्च अधिकारियों को पेरुंदानम तथा निम्न अधिकारियों को सेरुंदानम कहा जाता था। सामान्यतः पद वंशानुगत था तथा वेतन भूमि अनुदान में दिया जाता था। इसे जीविता कहा जाता था। अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो राजा के आदेशों पर प्रति हस्ताक्षर करता था। इसे उलय कुट्टनम कहा जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में कृषि प्रसार के परिणाम स्वरूप एक सशक्त भूधारी वर्ग अस्तित्व में आया था। 10वीं सदी के मध्य में इस वर्ग के सदस्यों को भी चोल नौकरशाही में शामिल किया जाने लगा। चोल अभिलेखों में संपन्न भूधारकों के लिए कई शब्द मिलते हैं जो इस प्रकार हैं: उदयन वेलन, अरय्यन, मोवेंता वेलन आदि। इसके अतिरिक्त जैसे कि हमें ज्ञात होता है, दक्षिण भारत में मुख्य राजवंशों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे जो पल्लव पांड्य काल से ही चले आ रहे थे। चोल साम्राज्य के अंतर्गत इन अधीनस्थ शासकों को भी समाहित किया गया था। राज्य का विभाजन प्रांतों में था। इन्हें मंडल कहा जाता था। मंडल के नीचे प्रशासनिक इकाई वलनाडु थी। फिर वलनाडु के नीचे नाडु था। नाडु एक स्वायत्त इकाई थी, जबकि वलनाडु एवं मंडल राज्य द्वारा ऊपर से स्थापित किए गए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था। चोल साम्राज्य के अंतर्गत 3 परंपरागत संस्थाएं विद्यमान थी तथा चोलों ने तीनों के साथ समझौता किया। ये संस्थाएं थी भूमिधारी वर्ग, क्षेत्रीय राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन। पल्लव पांड्य काल में ही स्थानीय स्वशासन सुदूर दक्षिण में प्रचलित थी। चोल शासकों ने न केवल इन संस्थाओं का सम्मान किया वरन मध्यस्थ एवं बिचौलियों पर अंकुश लगाकर इन संस्थाओं के संचालन को और भी प्रोत्साहन दिया। चोल नौकरशाही ने स्थानीय प्रशासन में प्रशासक की नहीं अपितु परामर्शदाता की भूमिका निभाई। अगर हम स्थानीय स्वायत्त शासन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि नाडु के स्तर पर नात्वर नामक संस्था गठन किया जाता था, जबकि ग्रामीण स्तर पर उर तथा सभा जैसी प्रतिनिधात्मक संस्थाएं गठित की जाती थी। गांव कई प्रकार के होते थे। यथा सामान्यतः देवगांव, ब्रह्मदेव, अग्रहार गांव सामान्य है एवं देवगांव में उर संस्था का गठन होता था, जबकि ब्रह्मदेव गांव तथा अग्रहार गांव में सभा जैसी प्रतिनिधात्मक संस्था गठित होती थी। ये संस्थाएं समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। सभा एवं उनकी समिति के विषय में सूचना हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर नगरों एवं तथा कस्बों में नगरम नामक संस्था का गठन होता था। चोलों के अधीन सभाओं या समुदायों को किस सीमा तक वस्तुतः लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? चोलों के अधीन स्थानीय स्वायत्त शासन एक महान उपलब्धि मानी जाती रही। इसकी तुलना रोमन गणतंत्र से भी की गई है। फिर अगर हम उसका मूल्यांकन प्राचीन मानदंडों के आधार पर करते हैं तो इसमें प्रजातांत्रिक एवं गणतांत्रिक मूल्यों को ढूंढना कठिन नहीं। वस्तुतः जिन मानदंडों के आधार पर प्राचीन यूनान तथा प्राचीन रोम में गणतंत्र भी उपस्थिति दर्शाई गई है, उन मानदंडों पर चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन भी गणतंत्र के निकट प्रतीत होता है, किंतु आधुनिक मानदंडों पर हमें इसे प्रजातांत्रिक अथवा गणतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषता थी
प्रशासन में क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी उस काल में एक दुर्लभ एक दुर्लभ चीज़ थी। स्थानीय प्रशासन में नाडु तथा गांव के स्तर का प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाता था। ये सभाएं अपनी समितियों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों का संचालन करती थी। सामान्य एवं देवदान गांव में उर नामक संस्था का गठन किया जाता था, जबकि ब्रह्मदेव एवं अग्रहार गांव में सभा नामक संस्था का नगरों एवं कस्बों में नगरम जैसी संस्था गठित होती थी। चोल अधिकारी निचले स्तर पर परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। इन संस्थाओं का प्रतिनिधात्मक चरित्र इन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों के करीब लाता है, किंतु इनका व्यवहारिक संचालन इन्हें प्रजातंत्र से दूर ले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय प्रशासन में अभिजात तत्वों का वर्चस्व था तथा कर देने वाले तथा कर न देने वालों के बीच स्पष्ट भेद किया जाता था। सभा की कार्यवाही में महिलाओं एवं शूद्रों की भागीदारी नहीं दी जाती थी, जबकि प्रजातंत्र का बल जनसामान्य की भागीदारी पर होता था। इसके अतिरिक्त समितियों के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अप्रजातांत्रिक थी। इसमें जनमत के आधार पर नहीं बल्कि लॉटरी पद्धति का चयनित किया जाता था। अंत में चूंकि स्थानीय स्वशासन में वेल्लारों एवं ब्राह्मणों को वर्चस्व था, इसलिए आधुनिक मानदंड पर यह प्रजातांत्रिक नहीं प्रतीत होता है। ये दर्शाइए कि भारत में प्रशासनिक तंत्र चोल काल के दौरान एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल काल एक महत्वपूर्ण भूचिन्ह बनकर उभरा है। सुदूर दक्षिण भारत में ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जिन संस्थाओं की स्थापना आरंभ हुई, चोल काल में ये वयस्क बनकर उभरी। जैसा कि हम जानते हैं कि संगम काल में कबायली संरचना के विघटन के साथ राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, किंतु यह प्रक्रिया पल्लव काल में चलकर पूरी हुई, जब नदी घाटी में मुहाने पर कृषि का प्रसार हुआ। पल्लवों के अधीन राजतंत्र जैसी संस्था तथा नौकरशाही स्थापित हुई, जो चोलों के अधीन अत्यधिक विकसित हो गई। कुछ सीमा के बावजूद भी दक्षिण भारत में चोलों के प्रशासनिक संगठन को उस स्तर पर पहुंचा दिया जैसा कि पूर्व काल, पल्लव काल तथा परवर्ती काल विजयनगर काल में नहीं देखा गया। चोल शासकों के द्वारा राजत्व की गरिमा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। राजराजेश्वर मंदिर के शिखर पर चोल राजा की गरिमा को अभिव्यक्त किया गया। पल्लव शासकों ने भारी भरकम उपाधियां ली। इस प्रकार राजत्व के आधारभूत संरचना विकसित हुई थी, किंतु चोल शासकों ने इसे गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। राजा का परामर्शदाता चोल अभियानों से अधिकारियों की एक बड़े वर्ग की सूचना यह दर्शाता है कि पूर्व काल की सूचना में इस काल में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई थीं। इतनी बड़ी स्तर पर अभिलेखों का जारी किया जाना भी ये सिद्ध करता है कि राजकीय प्रभाव के वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि के प्रसार के परिणाम स्वरूप एक संपन्न भूमिधारी वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। राज्य के द्वारा भूमिधारी वर्ग को अधिकारी समूह में शामिल किया गया। इस प्रकार राज्य में भूमिधारी तत्वों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। उसी प्रकार दक्षिण भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित थे। इन राज्यों में अधीनस्थ राज्य के रूप में चोल साम्राज्य के अंतर्गत समाहित कर लिया गया। चोल काल में एक महान उपलब्धि थी स्थानीय स्वायत्त शासन। यद्यपि यह प्रणाली पांड्य एवं पल्लव काल में ही चली आ रही थी, किंतु चोल शासकों ने सामंती तत्वों का बेहतर नियंत्रण स्थापित कर इन संस्थाओं के सुचारू संचालन को संभव बनाया। आगे विजयनगर काल में सामंती तत्वों की प्रबलता के कारण स्थानीय स्वायत्त शासन का पतन हो गया। चोल राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था। क्या आप इससे सहमत हैं? चोल प्रशासन की रूपरेखा। चोल प्रशासन में लक्षण में राजत्व का दैवीकरण, मंदिर निर्माण, अभिलेखों में विभिन्न अधिकारियों का जिक्र यह दर्शाता है कि इस काल में प्रशासनिक कार्यों में व्यापक वृद्धि हुई थी। भूमिधारी वर्ग को राज नौकरशाही में समाहित किया जाना तथा क्षेत्रीय राज्यों को अधीनस्थ रूप में
अधीनस्थ राज्यों के रूप में समाहित किया जाना, प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रशासन का स्पष्ट विकास, चोलों के द्वारा नाडु का बेहतर नियंत्रण स्थान स्थापित करने के लिए वलनाडु और मंडल जैसी संस्थाओं का गठन, ब्रह्मदेव नगरम मंदिरों के माध्यम से राज्य के द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार का प्रसार, चोलों के अधीन एक सक्षम नौसेना का गठन तथा बंगाल को चोल झील के तब्दील किया जाना, स्थानीय स्वायत्त शासन का सुचारू संचालन, स्थानीय चोलकालीन अर्थव्यवस्था कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन थी। कृषि आय ही वित्तीय आय का मुख्य हिस्सा थी। अधिकांश गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते थे। कृषि में हिस्सा बांटने वाले कृषक भूस्वामी भी होते थे। कृषि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था उत्तम थी। नदी, तालाब आदि सिंचाई के प्रमुख साधन थे। नहर सिंचाई एवं तालाब सिंचाई का प्रबंधन ग्रामीण समिति एवं नाडु समिति करती थी। ग्रामीण सभा या और विभिन्न गांवों के सिंचाई संबंधों का निरीक्षण करते थे। भूमि अधिकार और बकाया राजस्व का स्पष्ट रूप में दस्तावेजों में उल्लेख किया जाता था। सभी प्रकार के भूमियों का सर्वेक्षण किया जाता था। उन्हें क्रमशः कर मुक्त तथा कर मुक्त भूमि में विभाजित कर दिया जाता था। कर मुक्त भूमि का विभाजन भी उत्पादन और फसलों के आधार पर किया जाता था। अनाज एवं विभिन्न प्रकार के दालों का उत्पादन किया जाता था। कपास एवं गन्ने नकदी फसल में गिने जाते थे। वैसे भूमियों पर कर में रियायत दी जाती थी जिसे किसी ने पहली बार आबाद किया हो। गांव विशेष रूप से कृषकों का आवास स्थल होता था। ग्रामीण संगठन में भूस्वामियों का वर्चस्व होता था। कृषकों के अतिरिक्त भूमिहीन मजदूर भी होते थे जो उत्पादन के हिस्से बांटते थे और पारिश्रमिक के रूप में उत्पादन का एक अंश प्राप्त करते थे। कुछ भूमिहीन मजदूरों की स्थिति दासों जैसी थी। गांवों की सामुदायिक भूमि के हिस्सों में शिल्पी भी अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। इस समय आंशिक स्वामित्व वाले रैयत कृषक भी होते थे। भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का सामान्यतः 1/4 होती थी, किंतु इन क्षेत्रों में जहाँ भूमि कुलीनों एवं अधिकारियों को दी जाती थी, कर की राशि एवं उसे वसूलने के तरीके दोनों अत्याचारपूर्ण होते थे। केंद्र और गांवों के बीच आर्थिक संबंध तत्कालिक राजनीतिक संरचना में बहुत तनावपूर्ण होते थे। जो निचले स्तर पर कृषकों एवं ब्राह्मणों के बीच एक प्रकार का गठबंधन होता था जो उत्पादन विशेष पर केंद्रीय नियंत्रण का विरोध भी करता था। कृषकों के अपने समूह और संगठन भी होते थे। वस्तुतः चोल राज्य आर्थिक संबंधों के निचले स्तर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण स्तर में महत्वपूर्ण भूस्वामी थे। कृषि संबंधों पर अपना वर्चस्व रखते थे। साथ ही ब्राह्मणों पर का भी वर्चस्व था। राजकीय आय का अधिकांश खर्च दरबार, सैनिकों, अधिकारियों एवं समारोहों पर होता था। कृषि कर्म के साथ साथ इस काल में विविध प्रकार के शिल्पों एवं उद्योग धंधों का भी अस्तित्व था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्रों से संबंधित था, जिसमें कताई एवं बुनाई शामिल थे। इन उद्योगों में बहुत सारे शिल्पी एवं गिल्ड जुड़े हुए थे। धातु उद्योग भी विकसित अवस्था में था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, पीतल, टिन आदि की सहायता से अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि तैयार किए जाते थे। अस्त्र शस्त्र मुख्यतः लोहे की बस्तें बनते थे और पलनाड़ इसका प्रमुख केंद्र था। इस समय कांसे की सुंदर मूर्तियां का निर्माण किया जाता था। मन्नार की खाड़ी में मोती निकाले जाते थे जिसमें हार एवं आभूषण का निर्माण होता था। गोलकुंडा तथा कुड़प्पा में हीरे की खान थी। मार्को पोलो विवरण देता है कि वारंगल में हीरा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध था। समुद्री इलाके में नमक उद्योग कार्यरत था तथा इस पर राज्य का एकाधिकार था। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में अन्य कई प्रकार के छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे बढ़ईगिरी, टोकरी बनाना, तेल पेरना, पत्थर का काम, चमड़े का काम इत्यादि आदि भी प्रचलन में था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चोल राज्य के अंतर्गत आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार का भी विकास हुआ। तत्कालीन अभिलेखों में व्यापारियों के आवागमन की चर्चा है। शिल्पी एवं व्यापारी आर्थिक समुदाय
के महत्वपूर्ण हिस्से हो गए थे। व्यापारी समुदाय नगरम नामक संस्था की मदद से क्षेत्रीय बाजार एवं बाजार केंद्रों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। एक तरफ ये क्षैतिज रूप में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को नियंत्रित करती थी तो दूसरी तरफ लंबवत रूप में निचले क्षेत्रीय बाजारों को भी नियंत्रित करती थी। मौद्रीकरण, शहरीकरण आदि के फलस्वरूप आंतरिक एवं बाह्य व्यापार विकसित हुआ। आंतरिक व्यापार में नदी मार्ग अभी कम प्रचलित थे क्योंकि नदी मार्ग विकसित नहीं थे। अंतः भूमि मार्ग विशेष प्रचलित थे। इन मार्गों का विकास क्षेत्रीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते थे। सामग्रियों को ढोने के लिए गाड़ी, आदमी, लद्दू जानवरों का प्रयोग किया जाता था। बाह्य व्यापार के लिए मामल्लपुरम, नागपट्टनम, तिरुवंदु आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। पूर्व में चीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी था। पश्चिम में ईरान और अरब के साथ व्यापारिक लेन देन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत, जेवरात, कपूर, सुगंधित द्रव्य, चंदन की लकड़ी आदि थी। वाणिज्य व्यापार पर व्यावसायिक श्रेणियों का नियंत्रण होता था। वह सभी प्रकार के कला एवं शिल्प को जाति एवं श्रेणियों में संगठित कर दिया जाता था। व्यापारिक श्रेणियां तत्कालिक राजनीतिक विभाजन को भी पार कर जाती थी तथा युद्ध, ऊपरी स्तर पर सत्ता परिवर्तन से यह बहुत कम प्रभावित होती थी। महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं संगठन मणिग्रामम, वलंजियार और नाना देशी थे। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होता था। राज्य द्वारा तभी हस्तक्षेप किया जाता था जब व्यापारियों के कार्य संपादन के मध्य बाहरी शक्ति द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता। दूसरी तरफ व्यापारिक श्रेणियों द्वारा धनी एवं शक्ति संपन्न होते थे किंतु वह राजकीय शक्ति को चुनौती नहीं देती थी। चोल साम्राज्य में मंदिर आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के केंद्र होते थे। मंदिरों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राजा के अतिरिक्त बहुत सारे सैनिक अधिकारी, ग्रामीण सभाएं, शहरी संस्थाएं, व्यापारी समूह सभी मंदिरों को दान देते थे। परिणामतः मंदिरों में अत्यधिक धन का संचय हो गया। इस प्रकार मंदिरों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अंत में वे अपने धर्मनिरपेक्ष कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ नियुक्त करने राजराजेश्वर मंदिर में 500 लोग कार्यरत थे। इसमें अधिकांश देवदासियां थीं। मंदिर कृषक विकास के लिए भी कार्य करते थे और रैयतों के पट्टे पर भूमि भी प्रदान करते थे। इन मंदिरों को भू राजस्व संग्रह का अधिकार दिए जाने लगे। मंदिरों द्वारा वसूले जाने वाले अधिकारों को नादासी और नाडू कौल कहा जाता था। मंदिरों एवं व्यावसायिक वर्गों का सहयोगपूर्ण संबंध था। व्यावसायिक वर्ग के सदस्य आध्यात्मिक उत्थान तथा सामाजिक निष्ठा प्राप्त करने के लिए उत्पादन को शामिल नहीं होते थे। मुख्य रूप से वे भूमि प्रबंधन से ही जुड़े होते थे। साथ ही उन्हें कुछ अन्य प्रकार के वित्तीय अधिकार भी प्राप्त होते थे। अंततः मंदिर व्यापारिक वर्ग के आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी।